बेस क्लास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखे थे। क्या था फॉर्मूला उसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। उसमें h क्या था? Who will tell? Vertical height of center of gravity, vertical height of center of gravity above the point of reference। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द रेफरेंस। यस, तो आज हम लोग अगला पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? हम तो पहले ही देख चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। अभी अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग लगा है और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करके एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक इसको कंप्रेस करके रखा है, इसके सामने और एक ब्लॉक रख के छोड़ देंगे, तो जैसे हम छोड़ देंगे ये उसको ढकेलते हुए ले जाए। मतलब ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कुछ एनर्जी था, इसीलिए इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यू नो। अब ये स्प्रिंग काम कर सकता है। सिमिलरली स्प्रिंग जब एलोंगेटेड होगा ये ब्लॉक को खींच के ला सकता है, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। नाउ द थिंग इज, जब ये स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में है तो ये ना पुल कर सकता है ना पुश कर सकता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कोई डिफॉर्म्ड स्प्रिंग में जो कि कंप्रेस्ड है या फिर एलोंगेटेड है, उसमें कुछ तो एनर्जी है, कुछ तो बात है उसमें जिससे चलते वो कुछ काम कर सकता है। कितना एनर्जी है, व्हाट इज द एनर्जी? तो ये जानने के लिए हमें स्प्रिंग की जो पुरानी चीजें थे थोड़ा याद कर लेंगे, तो उसको काम में लगाएंगे अभी। ओके, क्या था? हमें मालूम है कुछ चीजें, क्या क्या मालूम है थोड़ा लिख लेते हैं। We know that, क्या मालूम है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है इट इज रिलेटेड टू द एलोंगेशन और कंप्रेशन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू kx, है ना। और इसमें k क्या होता है? k होता है फोर्स बाय x, दैट इज न्यूटन पर मीटर, जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हम लोग देखें। दूसरा चीज हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं स्प्रिंग चैप्टर में। अगर हमारे पास दो स्प्रिंग है और ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में लगे हैं और आप इसको पकड़ के खींच रहे हो, तो आप कहोगे क्या कि स्प्रिंग फोर्स इज सेम इन ईच स्प्रिंग। अगर ये दो स्प्रिंग सीरीज में है, हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स इज सेम इन ईच स्प्रिंग, सेम इन ईच स्प्रिंग, है नहीं? और क्या देखे थे इसके बारे में? और भी देखे थे कि इन सीरीज 1 by k equivalent was equal to 1 by k1 plus 1 by k2। ये भी हम लोग देखे थे। दोनों स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स बराबर होता था और ये और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे निकलता था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या देखे थे? व्हेन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, ये कोई एक स्प्रिंग है, ये कोई एक स्प्रिंग है, ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में आप इसको खींच रहे हो, तो मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो हम कहते थे कि जो 1 by k इक्विवेलेंट होता है व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, सॉरी, जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है व्हेन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? K1 प्लस K2। क्या ये सारा चीज आप लोगों को याद है? यस, देखो, यस, काफी लोगों को याद है। चलिए आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। पॉइंट नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। Whenever a spring
is deformed, it stores some energy in it, जब भी कोई स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हैं उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि कोई स्प्रिंग को अगर हम एलोंगेट करके छोड़ेंगे, जैसे मान लो कि ये कोई एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के साथ कोई एक ब्लॉक अटैच्ड है और ये ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस ब्लॉक को कुछ दूर तक खींच लेता हूँ और यहाँ से जब मैं छोड़ दूंगा तो पता चलेगा कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पे दिस ब्लॉक विल नाउ मूव बैक टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, इट विल मूव बैक टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, है ना। ऐसे करके ये वापस आने लगेगा। दिस ब्लॉक विल स्टार्ट रिटर्निंग बैक। ये ब्लॉक क्या करेगा, जैसे हम स्प्रिंग को ये ब्लॉक को यहाँ तक खींच के छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक वापस आने लगेगा हमारे तरफ, ऐसे आने लगेगा। That means the spring is capable of moving the block when the spring is elongated। मतलब स्प्रिंग में जब एलोंगेशन होता है इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड है। हमें पता ये कहता है कि कितना एनर्जी स्टोर है। अब कितना एनर्जी स्टोर है जानने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या था। पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था। Gravitational potential energy is the energy associated with a body when it is displaced from point of reference to point of concern. It is the work done against the gravity। कोई ब्लॉक को वर्क डन अगेंस्ट ब्लॉक को अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पॉइंट ऑफ कंसर्न तक मूव करवाते हैं, वट एवर इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये पेन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आओ। देखो ये पेन को जब हम यहाँ पर लेके आएंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा। फॉर्मूले के लिए कहते हो mgh, लेकिन लेके आने में क्या वर्क हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी। रास्ते में ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा था, आप जबरदस्ती खींचते हुए इसको ऊपर ले रहे हो, सम वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। व्हाटएवर इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग को कैसे डिफाइन करेंगे। इज डिफाइंड एज work done against spring force in stretching the spring from its natural length। अच्छा, मतलब अगर हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग का सपोज हम कहेंगे ये है स्प्रिंग का ये है नेचुरल लेंथ। अगर इस स्प्रिंग को हम यहाँ से खींच के कुछ एक्स लेंथ लंबा कर देंगे, यहाँ तक ले आएंगे तो कितना वर्क होगा। ये क्या था, ये था नेचुरल लेंथ, मतलब स्प्रिंग का ऑन स्ट्रेच्ड लेंथ इतना था। इसको अगर हम डिफॉर्म नहीं करते नेचुरली ये इतना लेंथ में रहता है, जबरदस्ती हम और एक्स लंबा कर दें कितना वर्क होगा। वर्क विल बी डन बाय द स्प्रिंग फोर्स और अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। पहले समझते हैं, जब आप इसको खींच के ले रहे थे रास्ते में स्प्रिंग फोर्स आपको उल्टा खींच रहा था, दैट मींस वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग फोर्स और अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। जब इसको आप खींच के ले रहे हो अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स जो वर्क होगा उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क होगा जानने के लिए हमें वर्क डन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, F डॉट S और Fx। लेकिन वो तो तब था जब फोर्स कांस्टेंट है। क्या यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, यहाँ पर तो स्प्रिंग फोर्स 0 था। जैसे जैसे आप इसको आगे लेके गए स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एज स्प्रिंग फोर्स इज linearly changing with displacement
कैसे? F इज इक्वल टू kx होता है ना, therefore in stretching a spring over a length x0, चलो हम कहते हैं कि x0 एलोंगेट करते हैं, is given by, जब भी फोर्स लीनियरली वेरी करता है, वर्क निकालने का कोई तरीका आपके पास है क्या? हाँ सर है। क्या है वो? मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो यू से द वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, a spring force is linearly changing with the displacement, therefore in stretching a spring over a length x0, the work done is given by, the work done is given by W is equal to mean force into डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मीन फोर्स कैसे निकालते हैं? इनिशियली क्या फोर्स था, फाइनली क्या फोर्स था? इनिशियली क्या फोर्स था, फाइनली क्या फोर्स था, दोनों मिलके मीन फोर्स देंगे। इनिशियली क्या फोर्स था? यहां पर जब था स्प्रिंग, देयर वाज नो फोर्स। जब इसको x0 खींच लिए, क्या फोर्स था? kx0। मीन फोर्स कैसे निकलता है? इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2, है ना? और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का एक पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? x0। so work done against spring force is given by, is equal to energy stored in the spring, that is equal to mean force into displacement। मीन फोर्स क्या था? अभी देखिए kx0 by 2, डिस्प्लेसमेंट क्या था? x0, तो आप कहोगे kx0 by 2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया x0, that comes out to be half kx0 square। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। Whenever a spring of constant k is stretched by an amount x0, the energy stored in it is half kx0 square। एनर्जी का यूनिट है, अगर k न्यूटन पर मीटर है, x0 है मीटर में, तो हम कहेंगे ये आ जाएगा जूल्स में। क्या बातें समझ में आए? यस सर। यस। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब भी हम कोई स्प्रिंग को, मान लो ये उसका नेचुरल लेंथ है, अब ये स्प्रिंग को मैं क्या करता हूं? कंप्रेस कर देता हूं, दबा के ले आया, या फिर इस स्प्रिंग को मैं एलोंगेट कर देता हूं। तो स्प्रिंग का ये था नेचुरल लेंथ, अब मैं इसको नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर दिया हूं। पहला केस में, इस केस में इधर को कंप्रेस किया, इस केस में इधर को एलोंगेट किया। जब मैं एलोंगेट कर रहा था, वर्क वाज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। एलोंगेट करते वक्त वर्क वाज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि वो वापस लाने की कोशिश कर रहा था, हम जबरदस्ती खींच के उसको ले रहे थे। वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स हुआ। जब इसको कंप्रेस कर रहे थे, तब वर्क वाज डन बाय द स्प्रिंग फोर्स और अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। जब इसको हम कंप्रेस कर रहे थे, ये रोकने की कोशिश कर रहा था, स्प्रिंग फोर्स रोकने की कोशिश कर रहा था, कंप्रेस कर रहे थे, तब भी वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स होता था, है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। तो अब इसको एलोंगेट करो, तब भी वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स हो रहा है, कंप्रेस करो तब भी वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स हो रहा है। मतलब दोनों ही केस में वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स होता है। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी?
स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ग्रेविटी के केस में कुछ अलग था, ऊपर लिए तो वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी वाज पॉजिटिव, नीचे लाए तो वाटर बाय ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी वाज नेगेटिव। फ्रॉम रेफरेंस you go down, potential energy becomes negative. From reference you go up, potential energy was positive. लेकिन स्प्रिंग के केस में नेचुरल लेंथ से आगे खींचो, you have to do work against the spring force. कंप्रेस करने की कोशिश करो, you have to do work against the spring force. In both the case, work is done against the spring force and spring potential energy is always positive. समझ में आया क्या? वैसे भी आप देखो ना, ये जीरो का स्क्वायर है, ये x0 का स्क्वायर है। यहाँ पे अगर हम x0 को इधर को करेंगे या इधर को करेंगे, x0 पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये चीज हमें समझ में आया कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, और क्या? जब कोई स्प्रिंग को हम x0 एलोंगेट कर दिए, इसका नेचुरल लेंथ यहां तक था, मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा लंबा कर दिया हूं। जब मैं इसको एक्स्ट्रा लंबा कर दिया हूं, मान लेते हैं कि यहां तक था उसका नेचुरल लेंथ, मैं इसको खींच लिया हूं टू ए डिस्टेंस x0। हमें मालूम है कि अभी जो स्प्रिंग है ये हमको पक्का वापस खींच रहा होगा विद सम फोर्स, यू कॉल इट स्प्रिंग फोर्स। हमें तो मालूम है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो kx है और kx0 है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ kx0 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मिला के मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। आई कैन राइट x0 की जगह मैं लिख सकता हूं fs by k, सो इट इज हाफ k fs by k का स्क्वायर। fs क्या है? स्प्रिंग फोर्स। सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया ये? fs स्क्वायर बाय 2k। यस, तो इसका मतलब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ kx स्क्वायर और f स्क्वायर बाय 2k। दोनों फॉर्मूले से लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? अगर हमें स्प्रिंग फोर्स मालूम है, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है, तब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और अगर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है, एलोंगेशन या कंप्रेशन मालूम है, तो हम कहेंगे तभी पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला हाफ के स्क्वायर। ठीक है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो मिनिमम जानकारी होना था वो हम कर लिए। वो ये था कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के स्क्वायर and also given by f square by 2k. Fine. Let us see some questions related to a block of mass 4 kg is hanging from a spring of constant K is equal to 80 Newton per meter. Find energy stored in spring में कितना एनर्जी है? क्वेश्चन दिया है, सो सिंपल क्वेश्चन दिया है, स्प्रिंग है, यहां से कोई एक ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, ब्लॉक का मास दिया है 4 kg दिया है, ये 4 kg का ब्लॉक किसी एक स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है उसमें से झूल रहा है, और आपको पता करना है कि व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। क्या आप में से कोई मुझे इसका आंसर फटाफट बता देगा? हमारे पास क्लू तो है, ये क्लू ऐसा है कि जो एनर्जी है इट इज गिवन बाय हाफ kx स्क्वायर और f स्क्वायर बाय 2k। f क्या था? स्प्रिंग फोर्स। तो यस देखो तो क्या लिखेंगे? एज ब्लॉक इज
होना चाहिए भैया, इसका वेट के बराबर होना जरूरी है। स्प्रिंग फोर्स हैज टू बी सेम एज 40 न्यूटन, सो इट इज 40 न्यूटन। तो फिर एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली दिया हुआ है, F स्क्वायर बाय 2k, इट इज 40 का स्क्वायर बाय 2 into k is 80, it is coming out to be 1600 by 160 is equal to कितना है 10 जूल्स। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Here are ये कोई एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ये है 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर। थोड़ा यूनिट को ऊपर ध्यान देना। इन फिगर शोन find work done against spring force, find the work done against spring force in displacing the block, displacing the block to right by 10 सेंटीमीटर। ये ब्लॉक को अगर राइट की तरफ हम डिस्प्लेस करेंगे, व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स? गिव योर आंसर इन MKS यूनिट सिस्टम। MKS यूनिट में आपको आंसर देना है, लेकिन सारा डाटा तो आपको MKS में दिया नहीं है, सेंटीमीटर मिलीमीटर दिया है, ठीक है। तो पहले सारे को हम MKS में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू MKS सिस्टम। कैसे लिखेंगे एक करके डाटा? हमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है वो स्प्रिंग कांस्टेंट तो कुछ ऐसे दिया है ना, 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर एंड 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो पहले उनको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा चलिए, क्वेश्चन ना इनके अंदर छुप जाए इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को रंगीला बना देते हैं। यस, सॉल्यूशन हियर K1 is equal to 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर इज 10 to the power -2 मीटर। ओहो, तो इसको लिख सकते हैं 20 न्यूटन, सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 10 पावर -2 मीटर। अब 10 पावर -2 ऊपर गया तो हो गया 2000 न्यूटन पर मीटर। क्या ये कन्वर्सन सबको समझ में आया? यस। तो अब हम स्मार्ट हो चुके हैं, हम लिखेंगे 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बिकॉज वी आर नाउ स्मार्ट एनफ टू डायरेक्टली राइट 4000 न्यूटन पर मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट दिया है? डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर। हाँ, सब कुछ मालूम है। हम ये ब्लॉक को 10 सेंटीमीटर मूव करवा दिए भैया, तो ये स्प्रिंग दब गया, ये स्प्रिंग दब गया, ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गया। जो एलोंगेट हो गया स्प्रिंग, उसमें एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वर्क इज डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स और बाय पॉजिटिव है। जो दब गया उसमें एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्प्रिंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि work is done always against spring force whenever you are displacing a body from point of reference, means the natural length, the work is done against spring force। अच्छा, और एनर्जी तो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है?
स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसका एनर्जी निकालेंगे, उसका एनर्जी निकालेंगे, जोड़ देंगे टोटल एनर्जी। लेकिन हमने तो एनर्जी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। ओ बात तो वही है, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे अभी? वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स is equal to total energy stored in springs, that is energy in first spring plus energy in second spring, दोनों स्प्रिंग का एनर्जी। फर्स्ट स्प्रिंग का एनर्जी क्या है? हाफ, उसका के मालूम है क्या? हाँ मालूम है, 2000। एक्स मालूम है क्या? हाँ मालूम है, 0.1। सो इट इज हाफ 2000 इंटू 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि जब ब्लॉक को हम डिस्प्लेस किए 10 सेंटीमीटर, ये एलोंगेट हो गया 10 सेंटीमीटर, ये कंप्रेस हो गया 10 सेंटीमीटर। फाइन, दैट प्लस हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द सेकंड स्प्रिंग 4000 into 0.1 का स्क्वायर, is it not coming out with 1000 plus 200? It is 3000 into 0.1 का स्क्वायर is 0.01. So how much it is coming out to be? 30 joules. So the energy stored is 30 joules. That is what is the work done against the spring force. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes. बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग K1 का है, दूसरा K2 का है, और ये एक ब्लॉक इसमें झूल रहा है। K1 दिया है, K2 दिया है। इन फिगर शोन K1 is 20 Newton per centimeter and K2 is 60 Newton per centimeter. Find ratio of energy stored in the two springs. ये बात हुआ, ये दोनों स्प्रिंग में जो एनर्जी है उसका रेशियो बताओ। यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है कि पैरेलल में? दोनों स्प्रिंग सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में दोनों में क्या बराबर होता है बताओ? व्हाट इज सेम इन ईच स्प्रिंग इन सीरीज कनेक्शन? इन सीरीज कनेक्शन व्हाट इज सेम इन स्प्रिंग? पहला ही क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लिए बिगिनिंग में ही। इन सीरीज कनेक्शन स्प्रिंग फोर्स इज सेम। यस, हर एक में स्प्रिंग फोर्स बराबर है, स्प्रिंग फोर्स बराबर है। तो कैसे लिखें सॉल्यूशन? Fs is same in each spring. तो आप कहोगे एनर्जी इन द फर्स्ट वन बाई एनर्जी इन द सेकेंड वन का रेशियो, Fs का स्क्वायर बाय 2k1 Fs का स्क्वायर बाय 2k2। ये भी फॉर्मूला हमारे पास था। इज नॉट इट k2 बाई k1? यस सर, k2 बाई k1 मींस 60 बाय 20, दैट इज इक्वल टू 3:1. The energy stored in them are in the ratio 3:1. क्या समझ में आ रहा है? यस, है ना? तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपको थोड़ा बहुत अभी समझ में आने लगा है। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देना चाहूंगा, प्लीज कोऑपरेट, ट्राई। हुआ यूं है कि ये कोई एक रिंग था, झरवाजे रिंग, चलो मानते हैं कि एक रिंग था। ये जो रिंग है इसमें क्या है कि यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग लगा है, यहाँ पे
कोई एक स्प्रिंग ऐसे लगा है और हुआ यूं है कि यहाँ पे ये एक रिंग है ऐसा, ये रिंग इधर है जो कि बड़े रिंग में घूम सकता है और पता चला कि ये जो रिंग है ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये फिक्स्ड है, कौन फिक्स्ड है, रिंग एंड ये एंड इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है यहाँ पे। अब ये रिंग स्ट्रेच्ड है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे, फिसल के आ जाएगा, फिसल के आ जाएगा। जब ये रिंग आके कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, रिंग जब आके कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, जब रिंग आके कुछ पहुंच जाएगा हाईएस्ट पॉइंट में, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो तब ये स्प्रिंग कैसे दिख रहा होगा, स्प्रिंग ऐसे दिख रहा होगा, है कि नहीं। ये यहां से फिसलते हुए यहां पर आ गया ऐसे। तो सीधे क्वेश्चन इन फिगर शोन, इन फिगर शोन the spring has natural length r and spring constant k, okay, given, इसको हम कहेंगे बीड, ए स्मॉल बीड इज अबाउट टू मूव, हाँ बीड है, गिवन दैट r is radius of ring, when the bead at कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट B है, bead at B is disturbed, it slips along ring and reaches point C, हाँ पूछा क्या, इतना सारा डाटा तो दिया, पूछा क्या, पूछा ये है फाइंड the change in spring potential energy, just a minute, find the change in spring potential energy, ऐसे करके पूछा है, find change in spring potential energy, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में क्या बदलाव आया। मैं क्वेश्चन को दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर एक बीड है जो अलाउंग द रिंग मूव कर सकता है, ये स्प्रिंग है यहाँ पर ए में लगा हुआ है, इसके साथ एक बीड लगा हुआ है, जब इसको डिस्टर्ब किए फिसलने लगा, फिसलते फिसलते बीड जब सी तक आ गया तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी में कितना बदलाव आया, मतलब शुरू में कितना था अब कितना है, जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है, मतलब आपको बताना है कि शुरू में क्या पोटेंशियल था अब क्या पोटेंशियल एनर्जी है, द डिफरेंस। इसका मतलब आपको मैं उल्टे तरीके से पूछना चाहता हूं, बताओ जब ये बीड यहाँ पे था तो स्प्रिंग में क्या पोटेंशियल एनर्जी था, जब ये बीड यहाँ पे था तो स्प्रिंग में क्या पोटेंशियल एनर्जी था। और डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है कि जो रेडियस है रिंग का, ये जो रिंग का जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल टू r, ऐसा डाटा दिया गया है। r इज रेडियस ऑफ द रिंग, r इज रेडियस ऑफ द रिंग, ये रिंग है। क्या मेरी क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस। अब हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। एट पोजीशन ए बी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, क्या था फॉर्मूला तो एक है, हमारे पास दो है, एक है एफ स्क्वायर बाई 2k और दूसरा वाला है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या एट पोजीशन ए बी उसका एलोंगेशन हमें मालूम है? सर एबी में वो जो एक्सटेंडेड लेंथ है वो होगा एबी सर, और क्योंकि अगर जब बीड को आप डिस्प्लेस किया वो सी में आके रुक गया, मतलब उस
एक से ओरिजिनल लेंथ को बस नहीं रुका, हम तो नहीं बोले रुका, रुक गया। जब तक वो सी से पार हो रहा था तब उसके पास क्या एनर्जी था। सॉल्यूशन कुछ ऐसे चलेगा, एट पोजीशन ए बी, एलोंगेशन कितना है भैया, अब ये इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ है कि नहीं, टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। हाँ अच्छा, टोटल लेंथ कितना है, जब वो पोजीशन ए बी में है उसका टोटल लेंथ कितना है 2r, यस। और नेचुरल लेंथ कितना है, नेचुरल लेंथ ही जा, तो हम कहेंगे इट इज 2r माइनस r इज इक्वल टू r। तो एनर्जी इन द फर्स्ट पोजीशन इज हाफ के एक्स स्क्वायर इज हाफ के आर स्क्वायर। अच्छा, एट पोजीशन एसी एक्स द एलोंगेशन क्या होगा, अब टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, क्या कोई बताएगा नेचुरल लेंथ टोटल लेंथ क्या होगा, व्हाट इज द टोटल लेंथ एट दिस पोजीशन, ये। अच्छा ये कितना होगा भाई, अगर ये है r, हाँ अगर ये है r, ये है r, ये √2r है, समझ में आ रहा है सबको, यस इट इज √2r माइनस नेचुरल लेंथ r, सो इट इज √2 माइनस 1 इंटू r। हाँ ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। पहला केस में हमें एनर्जी पता चल चुका है, दूसरे केस में एनर्जी मिल जाएगा, तो हम डिफरेंस करके एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। सेकंड केस में एनर्जी इन द सेकंड केस En2 इज हाफ के √2 माइनस 1 इंटू r का स्क्वायर, √2 माइनस 1 इंटू r का स्क्वायर। चलिए, तो इट इज हाफ के r स्क्वायर को बाहर रखो, अंदर क्या आ गया, √2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना होता है हाफ के r स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू √2। ओहो अच्छा, तो कितना हो गया ये 3 माइनस 2 √2, हाफ के r स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 √2। दिस इज द एनर्जी इन द सेकंड केस। क्या बात समझ में आया? यस 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 यस। बताओ कौन सा एनर्जी जाता है, एनर्जी 1 एनर्जी 2? सर एनर्जी 1 एनर्जी 2 पूछ देते, इसको निकालना पड़ेगा तब ना पता चलेगा, बिना निकाले नहीं बोल सकते क्या? अरे जब वो थर्ड पोजीशन में था एलोंगेशन ज्यादा था, सेकंड पोजीशन में एलोंगेशन कम है, हाँ तो डिफरेंस इन एनर्जी कैसे निकालेंगे? फिर से चेंज इन, यस चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, ये है दिया है कितना होगा, इट इज हाफ के आर स्क्वायर पहले माइनस हाफ के आर स्क्वायर इंटू 3 माइनस √2। अब ये हाफ के आर स्क्वायर को आप बाहर ले लो, अंदर आएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 √2, दैट इज हाफ के आर स्क्वायर 4 इंटू 2 √2 माइनस 2। This is what is the change in energy when the bead moves from position B to C। जब वो B से C गया, change in energy is given by this expression। और अगर आप थोड़ा इसको और प्यार से सजाना चाहोगे तो 2 को बाहर ले आओगे, ये 2 को खा जाएगा, बच जाएगा √2 माइनस 1। Yes, के स्क्वायर √2 माइनस 1, सॉरी के स्क्वायर √2 माइनस 1। क्या सबको समझ में आया? यस बढ़िया से समझ में आया। थोड़ा लंबा था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, मुझे मालूम है डिफिकल्ट नहीं था, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं था।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं, एक सिमिलर क्वेश्चन, आपको आंसर बताना है, आपको आंसर बताना है। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डंडा है, ऐसा है डंडा, ठीक है, और हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग रखा है, यहाँ पे लगा है स्प्रिंग, स्प्रिंग इज अटैच्ड हियर, ठीक है, और ये दिया है कि यहाँ पर कोई एक बीड है जो along दिस डंडा स्लाइड कर सकता है, here is a bead which can slide along this डंडा, और वो बीड है कहाँ पे, वो बीड है वो बीड है कहाँ पे, दिया है कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है, ये डिस्टेंस दिया गया है, ये डिस्टेंस भी आपको दिया गया है। चलिए, ये डिस्टेंस दिया गया है 4 मीटर, ये डिस्टेंस दिया गया है 3 मीटर, और यहां से वो जो आपका स्प्रिंग है वो अटैच्ड है, वो लगा है बीड के साथ, ठीक है। अब ये पोजीशन हुआ ए, जब ये गिरेगा यहां तक आएगा पोजीशन बी होगा, ठीक है। डाटा दिया गया ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ऐसा करके दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। इन फिगर शोन, इन फिगर shown the spring has a natural length 4 मीटर, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का दिया हुआ है। The bead was allowed to fall from A to B. Find change in gravitational potential energy, spring potential energy। क्या आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो? पहले आप सोचो, फिर मैं बताता हूं। जब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका मास m दिया है, given mass of the bead is 2 kg, चलो ऐसे कुछ वैल्यू दे दी, इक्वल टू 2 kg। मास ऑफ द बीड आपको दिया गया है, पूछा है बताओ जब वो ए से बी तक गिरेगा तब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? ट्राई नाउ, यू कैन डू इट, बहुत ही आसान है, बस निकालना था चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब होता है कोई बॉडी, जब उसका हाइट ऊपर नीचे होता है, जब ये नीचे आएगा वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, और जब भी कोई सिस्टम काम करता है उसका एनर्जी घट जाता है, ग्रेविटी डूइंग वर्क, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, नहीं तो देयर विल बी ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना, जितना नीचे आया, कितना नीचे आ गया 4, इसका मास है mgh नीचे आया है। जब ये पेन को मैं यहां से कुछ नीचे ले आता हूं, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, जो भी वर्क करेगा उसका एनर्जी घटेगा, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका एनर्जी घट गया, पोटेंशियल एनर्जी घट गया। ऊपर लेता हूं, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो एनर्जी बढ़ गया। तो हम कहेंगे व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक आने में कितना हुआ है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे लिखेंगे? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, here is work done by gravity। ग्रेविटी जब वर्क करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता है,
कितना वर्क किया ग्रेविटी, mg हो गया मास, नीचे आया h, m का वैल्यू दिया है 2 kg, g is 10, आया नीचे 4 मीटर, इट हैज कम डाउन बाय 4 मीटर, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 80 जूल्स। क्या ये बात सबको समझ में आया कि दोबारा बताएं? पोटेंशियल एनर्जी उसका घट गया, ऊपर कुछ था, नीचे आते आते पोटेंशियल एनर्जी घट गया। कितना नीचे आया? जितना नीचे आया उतना घट जाएगा। कितना नीचे आया? 4 मीटर नीचे आया। 4 मीटर आया क्या? हाँ, यहां से यहां तक 4 मीटर आया, तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी घट गया। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली एलोंगेशन कितना है? इट इज नेचुरल लेंथ, टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। इनिशियली टोटल लेंथ क्या था? देखो तो ये अरे इनिशियली टोटल लेंथ क्या था? ये था 3, ये था 4, यस दिस वाज 5। हाँ, समझ में आता है, ये समझ में आता है कि शुरू में ये 5 था। अच्छा, अगर ये 5 था तो हम कहेंगे 5 और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था 4, इट इज 1 मीटर। एनर्जी इनिशियली हाफ के 1 का स्क्वायर k/2। फाइनली x क्या है? टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। अच्छा, नेचुरल लेंथ, टोटल लेंथ फाइनली कितना है? जब वो आके यहाँ पे पहुंच गया, लेंथ हो गया 3 मीटर, तो कितना हुआ है? ये x हुआ है 3 - 4 - 1, एलोंगेशन इज -1, मतलब ये कंप्रेशन हुआ है ना? कंप्रेशन हुआ है कितना? देयर इज ए कंप्रेशन ऑफ 1 मीटर, देयर इज ए कंप्रेशन ऑफ 1 मीटर। अच्छा, अगर कंप्रेशन हुआ है 1 मीटर का, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द एनर्जी इन द सेकंड केस? इस सेकंड केस में एनर्जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। हाफ के 1 का स्क्वायर, -1 को लोग हंसेंगे, बट 1 का स्क्वायर इसके बाई 2। तो इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी इज सेम। अगर दोनों एनर्जी बराबर है, इनिशियल स्प्रिंग एनर्जी, फाइनल स्प्रिंग एनर्जी आर सेम, तो ऑब्वियसली आप कहोगे द चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी इज 0, चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी इज 0, तो आप कहोगे चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे डेल्टा En, मतलब चेंज इन एनर्जी। कैसे निकालेंगे? En1 माइनस En2 एंड दैट इज गोइंग टू बी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। चलिए, बहुत बढ़िया है, आप लोग मत समझ रहे हो, तो हमें आज ढेर सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल गया। पूछा था कि व्हाट इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हम देखें कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है, दैट इज द वर्क अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग और डिफॉर्मिंग स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। इंपॉर्टेंट ये हुआ कि यहाँ पर रेफरेंस किसको लिया जाता है? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से एलोंगेट या कंप्रेस करने में जो वर्क होता है अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, that is what is the potential energy. Also we have seen the potential energy is given by half kx square और f square by 2k। हमारे पास दो फॉर्मूले थे। अगर स्प्रिंग फोर्स है f, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, तो एनर्जी कितना है? f square by 2k और हाफ kx square। ठीक है, फिर हम लोग इस सारा क्वेश्चन को देखें। अब मैं पता ये करने के लिए कि आपको सचमुच समझ में आया, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूं।
when two springs were elongated by same amount, the energy in them is in ratio 3:5. ठीक है, एनर्जी इन देम इज इन रेशियो 3:5. ठीक है, इफ दे आर stretched by same force, what will be ratio of energy in them? Yes, ये आंसर बताना है. When two springs were elongated by same amount, बराबर elongation दिया गया, the energy in them is in ratio 3:5. If they are stretched by same force, what will be ratio of the energy stored in them? ये सोचना, ठीक है, ये सोचना है. अच्छा, कोई तो बताएगा आंसर. आप लोग आंसर सोचते रहो. दूसरा क्वेश्चन में दे देता हूं. When a spring clock is given 10 turns of key, चाबी दे देते हैं, it runs for 40 hours. If it is given 5 turns of key for how much time? It will run. आप ये क्लू ले सकते हो कि घड़ी के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगा उतनी ज्यादा समय चलेगा. क्लू इज टाइम ऑफ रन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इन स्प्रिंग क्लॉक को हम मोड़ के चाबी देते हैं, करके देते हैं ना. 10 बार चाबी दिए 40 घंटा चलता है, 5 बार चाबी दे के छोड़ देंगे, कितना समय चलेगा. ठीक है, टाइम ऑफ रन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इन द स्प्रिंग. ये 2 क्वेश्चन आपको अभी करना है. मैं सोचूं कि मैं 2 मिनट वेट करूं और आप लोग इसको करो. पक्का आप लोग इसको कर पाओगे. थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा सबको. देयर इज नो अदर चॉइस. दिया है कि when two springs were elongated by same amount. सॉल्यूशन को थोड़ा देखिए. Let spring constants be K1 and K2. When they are elongated by same amount, मतलब हा क्या दिया है? When elongated by same amount, when elongated by same amount, आप जानते हो जो एनर्जी होते हैं दोनों में, En1 by En2 will be in the ratio of half K1 square by half K2 square. दोनों में बराबर x हुआ है. It is same as K1 by K2 and that is given 3 by 5. Oh, अच्छा. When elongated by same force, आप कहोगे एनर्जी इन फर्स्ट वन बाय एनर्जी इन द सेकंड वन इज इक्वल टू f square by 2k 1 f square by 2k 2. It
इट इज K2 by K1. यस सर. ओहो, इतना इजी था. अच्छा, K1 by K2 क्या है? 3/5. तो ये कितना हो जाएगा? 5/3. एनर्जी विल बी इन द रेशियो 5:3. समझ में आया? Yes. यस. चलिए आगे बढ़ते. अगला क्वेश्चन बोला कि कोई स्प्रिंग क्लॉक है, आप 10 की देते हो, 10 बार चाबी देते हो, 40 घंटा चलता है, 5 बार चाबी दोगे कितना समय चलेगा? अब करते क्या हो जब चाबी देते हो? हियर इज ए स्पिंडल सॉर्ट थिंग. आप क्या करते हैं कि यहाँ पर से कोई एक स्प्रिंग इसके साथ लगा हुआ है, ऐसे. आप जैसे मोड़ते हो ये स्प्रिंग इसके चारों तरफ ऐसे एलोंगेट होते जाता है. 10 बार एलोंगेट करोगे, 10 बार चाबी दोगे जितना लंबा होगा, 5 बार चाबी दोगे तो उसका आधा लंबा होगा, है ना? इट इज गेटिंग नंबर ऑफ वुंड्स. तो हम क्या कहेंगे? इफ सॉल्यूशन, इफ x is elongation in one turn, then energy or energy in 10 turns, energy in 10 turns is equal to half k 10x का स्क्वायर into energy in 5 turns is equal to half k 5x का स्क्वायर. हाँ, ये बात है. अब जितनी ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा समय चलेगा. क्या ऐसा होता है कि चाबी देने के बाद पहले घड़ी जोर से चलता है और बाद में धीरे धीरे चलता है? ऐसा तो नहीं, वो तो कांस्टेंट स्पीड में चलता है. मतलब इट इज डिलीवरिंग द एनर्जी एट ए कांस्टेंट रेट. जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा समय चलेगा. तो टाइम ऑफ रन ऑब्वियसली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट. आप कहोगे T2 by T1. T2 is the time of run in the second case, T1 is the time of run in the first case. Time of run is proportional to energy stored. तो आप क्या कहोगे? T2 by T1 is equal to energy in the second case by energy in the first case. ओहो, ऐसा है क्या? तो फिर that is equal to energy in the second case क्या था? हाफ के 5x का स्क्वायर. 5 टर्न दिए थे पहला केस में, 10 टर्न दिए थे 10x का स्क्वायर. तो क्या आ गया ये? इट इज कमिंग आउट टू बी 25 in 100. इज इट नॉट 1/4? यस. तो T2 इज T1 by 4. T1 क्या था? 40 hours by 4 10 hours. देखा लड़का कितना दिमाग लगाया? वेरी गुड. नाउ द टाइम ऑफ रन विल बी 10 hours. क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. यू नीड एनी रिपीटेशन? किसी को चाहिए रिपीटेशन? Yes, sir. हो गया. ठीक है. तो अभी इस आर्टिकल में बाकी रह गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब आप कहोगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी और बहुत सारी चीजें. ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास.